जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का। और इसमें इसमें सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। आप सभी लोग दोस्तों कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मस्त होंगे। आज और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी और से मतलब जितना समय बचा हुआ है इसमें अच्छी तैयारी करवाई जाए। और जो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। सारे के सारे वीडियो जितने भी हैं मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम से। उसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का नहीं बचने वाला है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करेंगे जो उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उसको हम लोग करेंगे, चाहे वो भाबर का क्षेत्र हो या फिर तराई का क्षेत्र हो। सारी चीजें करेंगे। प्रादेशिक जो प्राकृतिक प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का विभाजन है कितने प्रकार का है, किस प्रकार से है, और कौन सा मैदान है किस क्षेत्र से कहाँ तक फैला हुआ है, सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और दोस्तों अगर हैंड रिटन नोट्स आप लोग डाउनलोड करना चाहें पीडीएफ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, समय नहीं जाया करना है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। डाल लीजिएगा आप लोग पॉइंट पहला, उत्तराखंड से पहले, उत्तराखंड के गठन से पहले राज्य, जो राज्य था अपना यूपी, राज्य के मतलब 3 भूभाग थे। 3 भूभाग कौन कौन से थे देख लेते हैं हम लोग। अच्छे से हम लोग इस सेशन को करने वाले हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से रिलेशन, उत्तर प्रदेश जो है अपना, वहां से जो यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मेरी प्लेलिस्ट आप लोग पूरी देखिएगा चैनल पर विजिट करके। नए अगर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो घंटा वाला बटन है दोस्तों उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं आगे। जो भूभाग मैंने अभी बताए हैं 3 भूभाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला जो आपका आ जाता है प्राकृतिक प्रदेश में, पहला आपका आ जाता है भाबर, भाबर एवं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र सारी चीजें हम कवर करेंगे मैप के माध्यम से, कि जो भाबर का क्षेत्र होता है वो जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, मैप के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। मैप ये देखिए दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं जो राज्य 3 भूभागों में बटा है वो कौन कौन से हैं। दूसरा आपका हो जाता है गंगा यमुना मैदान, गंगा यमुना मैदान। तीसरा आपका हो जाएगा दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, पहला कौन सा है। पहला आपका आ जाता है भाबर का क्षेत्र। ये पहला जो है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। भाबर वाले क्षेत्र, जो भाबर वाला क्षेत्र होता है, इसकी हम लोग सबसे पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र की डिफिनीशन समझेंगे, और इसकी विस्तार जो है किस जिले से लेकर किस जिले तक है, और इसका जो इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा। आ जाते हैं सबसे पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, इसकी हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं कि भाबर एवं तराई क्षेत्र होता क्या है, मतलब भाबर क्यों कहते हैं, क्या कारण है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इसकी जो परिभाषा है आपकी, वो आपकी परिभाषा इस प्रकार से है, देख लेते हैं हम लोग। भाबर उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर कंकड़, कंकड़ और पत्थर, कंकड़ और पत्थरों से निर्मित, निर्मित पर्वतीय भूभाग, पर्वतीय भूभाग को हम लोग भाबर एवं तराई क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग इसकी देख लेते हैं क्या इसके, अब हम लोग देखेंगे इसकी जो विशेषता है, क्या है विशेषता और विस्तार। पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। विशेषता इसकी हम लोग देख लेते हैं। विशेषता हम लोग पहले देखेंगे, देख लेते हैं विशेषता क्या है।
क्योंकि विशेषता जानना ज़रूरी है, तभी आप लोग क्वेश्चन सारे क्लियर कर पाएँगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग विशेषता क्या है? विशेषता इसकी देख लेते हैं। विशेषता जो इसकी है, वो ये है, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से लेकर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने बढ़ने पर चौड़ाई में कमी देखी जाती है। पहली ये विशेषता आपकी हो गई। दूसरी जो विशेषता है वो आपकी हो जाएगी नदियों का लुप्त हो जाना। नदियों का लुप्त हो जाना, ये आपकी दूसरी विशेषता हो गई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका विस्तार किस प्रकार से है। मैप के माध्यम से भी हम लोग कवर करेंगे कि इसका विस्तार किस तरीके से, और क्रमवार से जिले भी हम लोग करेंगे। देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ, किस जिले से लेकर कहाँ तक है, देख लेते हैं। सबसे पहला जो जिला आ जाता है आपका, कहाँ से लेकर किस प्रकार से कहाँ तक फैला हुआ है इसका विस्तार भाबर क्षेत्र का, ये आपका सहारनपुर सहारनपुर से शुरू होकर सहारनपुर, उसके बाद आ जाता है आपका बिजनौर, बिजनौर के बाद आता है आपका बरेली, बरेली से लेकर महाराजगंज, महाराजगंज, देवरिया, देवरिया आदि जिलों में फैला हुआ है भाबर का क्षेत्र। अब हम लोग मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक भाबर का क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। देख लेते हैं हम लोग, ये मैप दिया हुआ है, देख लेते हैं। ये जो आपका है सहारनपुर हो गया, ये पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका सहारनपुर हो गया, सहारनपुर, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार सही से। ये आपका सहारनपुर हो गया। इसके बाद बिजनौर, इस तरीके से जो ये वाला क्षेत्र आ जाता है आपका, ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है यहाँ तक, ये देवरिया तक, ये वाला आपका जो है यहाँ से चौड़ाई होते हुए यहाँ से जो पतला होता चला जाता है यहाँ तक देवरिया तक, ये आपका जो है, ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देखते हैं, आगे आगे भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये हमने आप लोगों को भाबर क्षेत्र बता दिया है, ये वाला क्षेत्र जो आपका हो गया, ये आपका हो गया भाबर वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर इस प्रकार से इस तरीके से ये आपका सहारनपुर हो जाता है, ये आपका जो है कुशीनगर हो जाता है, ये आपका यहाँ पर देवरिया हो जाता है, ये आपका भाबर वाला क्षेत्र हो जाता है। इस तरीके से ये भाबर क्षेत्र है आपका, भाबर क्षेत्र आपका हो जाता है, भाबर क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब तराई का क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं, तराई का क्षेत्र भी हम लोग देख लेते हैं। तराई क्षेत्र, हम लोग अब तराई क्षेत्र को देख लेते हैं। तराई क्षेत्र की जो विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है, सारी चीजें हम लोग करेंगे। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, तभी आपके सारे क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। यदि आपने बीच में वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आपके कोई भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तराई क्षेत्र की जो परिभाषा क्या है। सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। परिभाषा जो है वो आपकी हो जाती है महीन, महीन अवसादों से, महीन अवसादों से निर्मित, निर्मित भावर, भावर के दक्षिण, भावर के दक्षिण
में, भाबर के दक्षिण में जो दलदली एवं जो गाद मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं तराई क्षेत्र। जो अभी मैंने चर्चा की थी, जो ये वाला जो क्षेत्र दिया बताया था अभी हमने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भराई भाबर क्षेत्र जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, भाबर क्षेत्र, इसके जो दक्षिण साइड ये आपका जो दलदली जो निचले स्तर का जो अवसाद टाइप का होता है दलदली, उसके नीचे दलदल बचता है, उसको हम लोग कहते हैं तराई क्षेत्र, इसके निचला वाला क्षेत्र। और इसका जो विस्तार है वो किस प्रकार से है, विस्तार हम लोग देख लेते हैं, विस्तार भी देख लेते हैं हम लोग, मैप के माध्यम से भी हम लोग इसको कवर करेंगे। इसका विस्तार किस प्रकार से है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, कौन से जिले से लेकर कौन से जिले तक इसका विस्तार मिलता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले सहारनपुर से लेकर बिजनौर हो गया आपका, बरेली जिला हो गया, बरेली जिला से लेकर महराजगंज के बाद आपका हो जाता है देवरिया आदि जिले ये सभी के सभी आपके आ जाते हैं जो है तराई क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है भी पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके निचला स्तर यानी दक्षिणी भाग जो ये आपका आ जाता है, ये वाला क्षेत्र ये आपका आ जाता है तराई क्षेत्र के अंतर्गत। ये आपका विस्तार जो है इसी तरीके से यहाँ से सहारनपुर से होता है बिजनौर होते हुए ये आपका बरेली पीलीभीत, इस तरीके से ये आपका हो जाता है जो क्षेत्र, ये आपका हो जाता है तराई क्षेत्र। अब आगे हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को भी हम लोग समझ लेते हैं। तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ तराई क्षेत्र, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। विशेषता क्या है इसकी, तराई क्षेत्र की, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, विशेषता इसकी क्या है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अब इसकी विशेषता के बारे में। यहाँ पर जो है जो फसलें होती हैं, सबसे पहली जो मुख्य विशेषता यहाँ की है गाद क्षेत्र की, तराई क्षेत्र की, ये आपकी हो जाता है। सबसे पहले फसलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गन्ना, गेहूं और आपका जो है जूट हो गया, जूट की फसल इत्यादि फसलों का जो है फसलों की जो पैदावार है, अधिक मात्रा में है, इस प्रकार से हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, दूसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है, दूसरी विशेषता देख लेते हैं तराई क्षेत्र की क्या है, ये आपकी विशेषता देख लेते हैं। पहली विशेषता मैंने देख ली, अब दूसरी जो देख लेते हैं वो देख लेते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले रेड कर लेते हैं। दूसरी विशेषता है यहाँ पर घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका क्षेत्र। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है तराई क्षेत्र की बात। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरी विशेषता है भूमि सुधार कार्यों के लिए, भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई। क्योंकि भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में जो ये क्षेत्र है तराई क्षेत्र, इसमें जो है चौड़ाई में कमी हुई, जिससे क्या परिवर्तन हुआ, जिससे कि जो है उपजाऊ भूमि
किसानों को प्राप्त हुई। इस प्रकार से इसकी विशेषता हुई। अब हम लोग आगे जानेंगे जो गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसको हम लोग जानेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। गंगा यमुना के जो विस्तार जो है, विस्तृत जो है किस तरीके से है, विस्तृत मैदानी प्रदेश या फिर क्षेत्र, इसको हम लोग देख लेते हैं कितने भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले ये चीज हम लोग जानेंगे इसके किस प्रकार से है, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले भाग देख लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। चलिए सबसे पहला आ जाता है आपका देख लेते हैं हम लोग, सारी चीजें कवर करेंगे दोस्तों, एक भी आपका क्वेश्चन या एक भी डाउट आपका नहीं बचने वाला है। चलिए देख लेते हैं कितने इसको किया गया है, 3 भागों में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आ जाता है गंगा यमुना ऊपरी मैदान। और जो आपका दूसरा आ जाता है वो आ जाता है गंगा का जो है मध्य मैदानी प्रदेश, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश दूसरा हो गया। तीसरा आपका आ जाता है गंगा का पूर्वी मैदान। इस प्रकार से ये जो गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश क्षेत्र जो है ये आपके 3 प्रकार से हो गए। अब हम लोग एक एक चीज के बारे में तीनों मतलब इसका विस्तार जानेंगे। सबसे पहले हम लोग विस्तार जान लेते हैं। पहला हम लोग डाल लेते हैं, पहला हम लोग डालेंगे गंगा का जो ऊपरी मैदान है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। इसके बारे में हम लोग सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं पहले, एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर बात करिएगा, तभी आपके सारी चीजें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं विस्तार इसका। सबसे पहले इसका विस्तार किस प्रकार से विस्तार, इसका जो विस्तार है ये आपका हो जाता है लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये आपका हो गया गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान क्षेत्र है, ये ऊपरी मैदानी क्षेत्र हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा जो आपका था गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, इसको हम लोग अब देखेंगे। दूसरा आपका था गंगा का जो मध्य मैदानी प्रदेश, इसको इसका भी हम लोग विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार किस प्रकार से है, विस्तार हम लोग देख लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ से लेकर कितने मतलब किलोमीटर तक है इसका हम लोग समझ लेते हैं, और कौन सा जो जिला है, कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाता है आपका सहारनपुर, उसके बाद आता है बिजनौर आ जाता है। उसके पश्चात आ जाता है आपका मेरठ के बाद
मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद आ जाता है बुलंदशहर, बुलंदशहर। इसके पश्चात आ जाता है आपका अलीगढ़, अलीगढ़। आपका आ जाता है अलीगढ़। इसके बाद आ जाता है आपका बलिया, बलिया। फिर आ जाता है आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद आ जाता है सोनभद्र, सोनभद्र के बाद आ जाता है भदोई, भदोई। ये सभी के सभी जिले जितने भी हैं ये आपके आ जाते हैं गंगा का जो मध्य मैदानी प्रदेश है उसमें आ जाते हैं। देख लेते हैं मैप के माध्यम से हम लोग कौन कौन से जिला मैंने अभी बताए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले गंगा, गंगा का जो मध्य मैदानी प्रदेश है उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है सहारनपुर। दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है बिजनौर। बिजनौर के बाद जो आ जाता है आपका आ जाता है मेरठ। ये मेरठ हो गया, ये मेरठ आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर आपका आ जाता है। ये मुजफ्फरनगर दिया हुआ है, ये भी आपका आ जाता है गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी क्षेत्र का, जो गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र है उसमें आ जाता है। फिर आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है जो है बुलंदशहर, बुलंदशहर आ जाता है इसी के अंतर्गत। ये आपका दिया हुआ है मैप में बुलंदशहर। फिर उसके बाद आ जाता है आपका अलीगढ़। फिर उसके बाद आपका आ जाता है हाथरस, हाथरस भी इसी में आ जाता है। हाथरस हो गया आपका, इसी में आ जाता है आपका हाथरस भी आपका इसी में के अंतर्गत आता है, गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र। हाथरस, हाथरस हो गया। मथुरा हो गया, मथुरा आपका आगरा हो गया, आगरा हो गया। और जो एटा हो गया आपका, एटा हो गया। और जो ये जिले मैंने बताए थे अभी इसमें, ये वाले सोनभद्र और ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। सोनभद्र और ये मिर्जापुर आपका, सोनभद्र मिर्जापुर और ये आजमगढ़ वगैरह ये आपके नहीं आते हैं। यहाँ पे जो है ये यहीं तक आते हैं। मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और ये बलिया जो है ये भी आपका जो है गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र नहीं आता है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से बच गए हैं। ये देखें हाथरस बचा था आपका, अलीगढ़ हो गया, उसके बाद हो गया मथुरा, मथुरा हो गया आपका। मथुरा के बाद आपका आगरा, मैनपुरी, आगरा, मैनपुरी, मैनपुरी, एटा, एटा, बदायूं, बदायूं, मुरादाबाद, मुरादाबाद, हाथरस, हाथरस के बाद आपका आ जाता है बरेली। इतने जिले जो हैं ये आपके आ जाते हैं गंगा का जो मध्य मैदानी प्रदेश है उसके अंतर्गत। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा आपका आ जाता है गंगा यमुना के जो विस्तृत मैदानी प्रदेश की बात की थी, तीसरा जो आ जाता है गंगा का पूर्वी मैदान। तीसरा आ जाता है आपका गंगा का पूर्वी मैदान, गंगा का पूर्वी मैदान। इसका भी हम लोग विस्तार जानेंगे, कौन से जिले से लेकर गंगा का पूर्वी मैदान बिखरा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका जो विस्तार है किस प्रकार से विस्तार। सबसे पहले आ जाता है आपका इसमें वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी के बाद आपका आ जाता है जौनपुर, जौनपुर के बाद आता है गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आपका आ जाता है आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आ जाता है बलिया जिला, बलिया के बाद आ जाता है आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद आता है आपका सोनभद्र, सोनभद्र।
इसके बाद आ जाता है आपका भदोई। भदोई, ये सभी के सभी जो जितने भी जिले चर्चा किए हैं, ये आप क्या जाते हैं, गंगा का जो पूर्वी मैदान है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बारे में नोट आप लोग एक डाल लीजिएगा, एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट डाल लीजिएगा। नोट पॉइंट है कि जो गंगा यमुना का जो विस्तृत मैदानी प्रदेश की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है उसको भी जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। गंगा यमुना का जो यमुना के जो विस्तृत मैदानी जो है क्षेत्र, विस्तृत मैदानी प्रदेश की जो समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो आपकी है 300 मीटर, 300 मीटर है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो दक्षिण का पठारी प्रदेश संबंधी जो विशिष्ट तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठारी प्रदेश संबंधी तथ्य। तथ्य जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बना भी है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका क्षेत्रफल। सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है आपका वो हो जाता है 45,200 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। दूसरा हम लोग देखेंगे इसकी सीमाएं। सीमाएं देख लेते हैं हम लोग। दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं हम लोग सीमाएं। सीमाएं कहां से लेकर कहां तक हैं, चलिए देख लेते हैं। पूर्व में, पूर्व में केन नदी, केन नदी तक, और जो पश्चिम में, पश्चिम में बेतवा, बेतवा तथा पाहुज नदियां, पाहुज नदियां तक। और जो उत्तर का है, पेन थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप देखने में अट्रैक्टिव लगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में जो आपका है, उत्तर में गंगा तथा यमुना, यमुना कामा जो दक्षिण की अब बात कर लेते हैं हम लोग। दक्षिण, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत तक। इस प्रकार से इसका जो है सीमाएं इसकी हो गई हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं सम्मिलित क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सम्मिलित क्षेत्र देख लेते हैं अब हम लोग। सम्मिलित क्षेत्र, सम्मिलित क्षेत्र, सम्मिलित जो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो आपके आते हैं, पहले बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, बघेलखंड के भूभाग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामान्य ऊंचाई। कुछ स्थानों पर ऊंचाई कितनी है, अलग अलग जगह पर किस प्रकार से इसकी सामान्य ऊंचाई औसतन कितनी है, देख लेते हैं। इसके बारे में ये तथ्य भी हम लोग जान लेते हैं
क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम लोग। सामान्य ऊंचाई, सामान्य ऊंचाई ये आपकी हो जाएगी 300 मीटर के लगभग। लगभग कुछ स्थानों पर ये जो है ऊंचाई वो आपकी है 450 मीटर, कुछ स्थानों पर। और जो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, कैमूर की कैमूर और एक मिनट देख लेते हैं इसको, पेन तो थोड़ा। कैमूर और सोनकर, सोनकर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर लगभग जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपकी यहाँ पे है 600 मीटर। 600 मीटर। इस प्रकार से ये चीजें कवर हो गई हैं। आगे हम लोग कल करेंगे। हम लोग आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करिए। यदि कोई डाउट रह जाता है तो हमसे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो है आप मेरा 7355941312। इस पे कांटेक्ट करके आप लोग मैसेज करिए और पूछ सकते हैं। सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे आप लोगों के बीच। कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि कोई डाउट रह जाता है, XYZ कोई भी मिस्टेक हो गई तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका सुधार किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।